नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। नजर डालते इस वक्त की तमाम खबरों पर और शुरुआत सबसे पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इन दिनों यूपी के तूफानी दौरे पर हैं। आज अयोध्या में उन्होंने सपा बसपा की सरकार पर जमकर निशाना साधा। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहां रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? मित्रों, ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। मित्रों, पहले जब सपा का राज्य था, यहां पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडों का, माफिया का बोलबाला था। हमारे लोग पलायन करा दिए जाते थे। आज योगी जी की सरकार आई है, पलायन करने वाले पलायन कर रहे हैं। मित्रों, भाग रहे हैं। पहले माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज पुलिस के सामने माफिया सरेंडर कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। मित्रों, माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, कश्मीर में से धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता है। हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये सपा बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता बनर्जी, ये सारे इकट्ठा होकर धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। सालों से हम स्वप्न देख रहे थे कि कब हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो जाए। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। ये अखिलेश अयोध्या में वोट मांगने आए तो पूछना, भाई कार सेवकों का दोष क्या था? आपकी सरकार ने क्यों गोली चलाई? कार सेवकों का दोष क्या था? आपने क्यों संतों पर डंडे बरसाए? राम सेवकों पर क्यों डंडे बरसाए? ये धारा 370 हटे, इसमें आपको क्या आपत्ति है? मित्रों, ट्रिपल तलाक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अब मोदी जी ने हटा दिया, ये लोग रोना रो रहे, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ। अखिलेश बाबू, आपकी दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी ना धारा 370 वापिस आने वाली है, ना ट्रिपल तलाक जाने वाला है। ट्रिपल तलाक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अब मोदी जी ने हटा दिया, ये लोग रोना रो रहे, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ, ट्रिपल तलाक लाओ। अखिलेश बाबू, आपकी दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी ना धारा 370 वापिस आने वाली है, ना ट्रिपल तलाक जाने वाला है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है। रुख अगली खबर का करते हैं। कन्नौज में हुई छापेमारी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं। अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। और न केवल जनता का समर्थन है, बल्कि जनता ने यह मन बनाया है कि जिस समय चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है। इनकी जो रैलियां हो रही हैं, उसमें जबरदस्ती लोगों को बस में बैठाते हैं। इनके लेखपाल, इनके तहसीलदार, इनके एसडीएम, इनके डीएम, इनके कप्तान ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये रैलियां आयोजन करा रही हैं, ये रैलियों के आयोजक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली हो तो सबसे पहले सूचना उनको जिलाधिकारी को देनी पड़ती है।
जब जिलाधिकारी को सूचना आ जाती है तो सबसे पहले रोडवेज की जितनी बसें वो बुक की जाती हैं, उसके बाद जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं, बसेस, स्कूल्स हैं, उनकी बुक की जाती हैं। जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको धमकाया जाता है, पुलिस का धमकाता है, उसके बाद बसें इकट्ठी होती हैं, कुछ जगह पैसा दे करके और मनरेगा के जिनको काम का लालच दे करके कह के आज तो केवल रैली में भाषण सुनना है, मनरेगा पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रहे हैं लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। ये घबराने वाले लोगों ने नौज के साथ पॉलिटिकली जो व्यवहार हुआ वो मैंने आपके सामने रखा, और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये दिन से कह रहे हैं, जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने, उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आएगा, नोटबंदी के बाद इस तरह का पैसा इकट्ठा कोई नहीं कर पाएगा, और ये भी दावा किया जिस समय जीएसटी लागू हो रहा था कि जीएसटी लागू हो जाने से व्यापार अच्छा होगा, सरलीकरण होगा और इससे व्यापार अच्छा हो सकेगा। तो इनकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं वो फेल हो गई, और जो डिजिटल इंडिया का सपना था वो फेल हो गया। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए, जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है, और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। कन्नौज का इत्र का दुनिया में डंका बजता, वैसे यहाँ के नौजवान निकलते, वैसे साइंटिस्ट निकलते, वैसे परफ्यूमर्स निकलते, और दुनिया में कन्नौज के नाम का डंका बजता। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जितना बना था वो वैसे ही का वैसा आज पड़ा हुआ है। पैरामेडिकल यहाँ पर शुरू होना चाहिए था। लखनऊ में और जगह बड़े बड़े शहरों में जिस तरीके से बिल्डिंगें बनती हैं उस तरह का पैरामेडिकल है, उसका काम ठप कर दिया। कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट था वो ठप कर दिया। कैंसर का प्राइमरी हो जाए इलाज, वो कैंसर का बंद कर दिया। मेडिकल कॉलेज ने जो ऑक्सीजन प्लांट बनना था, लगना था, वो नहीं लगाया। फिर अलग से एक और कोशिश की गई लगाने की। मेडिकल कॉलेज का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कोई भी विकास कन्नौज में बड़ा नहीं किया है। अगर कोई बड़ा विकास कन्नौज में किया हो तो कोई बताए हमें। जो सड़कें समाजवादी सरकार में बन रही थी वो भी अभी पूरी नहीं कर पाए हैं। न काली नदी पर पुल कोई नया बनाया है, न गंगा पे कोई पुल बनाया है, न स्टेडियम जो समाजवादियों ने दिया था न स्टेडियम चालू कर पाए।
और जो लोग आगरा की तरफ जाते होंगे, तालग्राम के पास वो था, जितना समाजवादियों ने काम किया, जैसी सरकार गई काम रुक गया। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं, पहले दिन से यहां के लोगों ने देखा है कन्नौज के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ है। रुख अगली खबर का। नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में कपड़ों पर जीएसटी की दरें बढ़ाने का फैसला वापस लिया गया। जीएसटी काउंसिल 1 जनवरी 2022 से टेक्सटाइल उत्पादों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 7% करने का फैसला कर चुकी थी, जिसके बाद कई राज्यों में टेक्सटाइल यूनियन इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी 2022 से सभी फुटवेयर पर 12% जीएसटी लगेगी, चाहे इन जूते चप्पलों की कीमत कितनी भी क्यों ना हो। यानी जूते चाहे 100 रुपए को हो या फिर 1000 रुपए के हो, सभी पर 12% के दर से जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि रेडीमेड कपड़ों सहित कपास को छोड़कर कपड़ा उत्पादों पर 12% समान जीएसटी दर लागू होगी। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद की 17 सितंबर को ही पिछली बैठक में फुटवियर और कपड़ों पर जीएसटी दर संशोधित करने का फैसला लिया गया था। दिल्ली, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान के वित्त मंत्रियों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया था। फिलहाल जीएसटी दरों के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हैं। जीएसटी के 12% और 18% स्लैब को मिलाकर एक स्लैब को बनाने का मांग किया जा रहा है। ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बाद राजस्थान में यह पहली और देश में दूसरी मौत है। राजस्थान के उदयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए 73 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी थी। सीएमएचओ के डॉक्टर खाड़ी ने कहा कि उन्हें डायबिटीज और हाइपरटेंशन और हाइपोथ्रोमिया डिजीज थी। ऐसे में शरीर पर वायरस असर डालता है। साथ ही अगर डायबिटीज जैसी बीमारी हो तो रिस्क काफी बढ़ जाता है। आपको बता दें कि उदयपुर में अब तक ओमिक्रॉन के 4 मामले सामने आ चुके हैं। 27 दिसंबर को उदयपुर में ओमिक्रॉन का एक नया मामला सामने आया था। इससे पहले 25 दिसंबर को उदयपुर में 3 मामले सामने आए थे। इसमें पति, पत्नी और एक 68 वर्षीय महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि 73 वर्षीय व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव आने वाला चौथा व्यक्ति था। वहीं राजस्थान में अब तक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 59 मरीज मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,764 मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में मई के बाद ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश के 10 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में तेजी आई है। यूपी में भी कोरोना के 193 मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल मामलों की संख्या 600 से ज्यादा हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में 5,368 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पश्चिम बंगाल में 2,128 मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार और झारखंड में कोरोना के मामलों में भी तेजी आई है। आपने कभी नानी या दादी इनमें किसी से परी की कहानी सुनी है? अगर हां, तो आज हम आपको उसी कहानी का दीदार कराने जा रहे हैं। ये गुलमर्ग की वादियां हैं जो सफेद बर्फ की चादरों से बिछी हुई है। नए साल से पहले इस तरह की बर्फबारी से पर्यटकों को काफी आनंद मिल रहा है और पर्यटक जो हैं वो काफी संख्या में गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जो स्नो एक्टिविटीज है उसका भी पर्यटक लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरी बर्फबारी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी पर ही कहीं स्वर्ग बसा हो और क्या पहाड़, क्या पत्ते, क्या फूल, पत्तियां, सभी जगह बर्फ की सफेद चादर है। रुख अगली खबर का करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में
गुरुवार को कुछ उपद्रवियों ने पुराने संसद भवन में आग लगा दी, जिससे इमारत का मुख्य दरवाजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये इमारत 1927 और 1988 के बीच ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद की सीट थी। इसे बाद में एक स्मारक में बदल दिया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई लोकतंत्र का संग्रहालय है और कैनबरा में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के तौर पर इसे देखा जाता था। इस घटना की ऑस्ट्रेलिया के सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। तो फिलहाल के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एफएम न्यूज पर लगातार जारी है।